नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। चलिए आज हम बात कर लेते हैं धीमान विजय मानकर के फेसबुक संवाद कार्यक्रम की, जो आज से कुछ दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय फेसबुक पेज पर संपादित हुआ था। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूछे गए सवालों का विजय मानकर ने साइंटिफिक समाधान बताया है, जिसे आज हम एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारा यह कार्यक्रम काफ़ी पसंद आएगा। वैसे ही हमारा अनुरोध है कि आप एनलाइटन इंडिया पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए नीतियों की राजनीति, लोक कल्याण की नीति और लॉ पॉलिसियों के साथ साइंटिफिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशन के ऐसे वीडियोज़ बनाकर प्रस्तुत करते रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं फेसबुक संवाद कार्यक्रम की। कोरोना वायरस और चीन के साथ सीमा विवाद के बाद एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने सरकार की आर्थिक नीतियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने फेसबुक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों सवालों के जवाब दिए और लोगों को देश में व्याप्त तमाम समस्याओं का समाधान भी बताया है। फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान धीमान विजय मानकर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 6 साल पहले देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8% हुआ करती थी, आज कोरोना बंदी के बाद निगेटिव में चली गई है। इसे लेकर सरकार ने क्या किया, जिसे लेकर विजय मानकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसी तरह उन्होंने वैज्ञानिक मुद्दों के साथ मेडिकल साइंस और लॉ पॉलिसियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर कहा है कि मोदी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है, ये केवल राजनीतिक स्लोगन लगाने के आदी है, इससे ज़्यादा इन्हें कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए मैं इन्हें भोंदू जानता नहीं, पार्टी के प्रधान भोंदू मानता हूँ। उन्होंने भारत, चीन और नेपाल सीमा विवाद को लेकर भी कई महत्वपूर्ण विचार साझा करते हुए सरकार पर जबरदस्त अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार फेलियर सरकार है। पहले आर्थिक तौर पर सरकार फेल हुई है और अब रक्षा और विदेश नीति में भी पूरी तरह फेल हुई है। आइए देखते हैं यह कंप्लीट वीडियो। आप लोगों से फिर जो है एक 3 वीक्स के बाद मैं फेसबुक लाइव में रूबरू हो रहा हूँ और इस लॉकडाउन और अनलॉकिंग के पीरियड में भी हम लोगों ने कोशिश किया कि हम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे देश में जो लाखों जो फॉलोअर्स है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के वेल विशर्स हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेयरर्स हैं और इसके साथ में जो वर्कर्स हैं, तो ये जो है इन तमाम लोगों को जो है हम लोग एड्रेस कर सके, इनको गाइड कर सके कि भाई देश में क्या हो रहा है, क्या होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि 2-3 पहलू है जिसके ऊपर मैं जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन आपको देना चाहूँगा। एक तो हमारे देश के अंदर में अभी बेसिकली इंडिया जो है कोरोना के मामले में लगभग जो है अमेरिका और ब्राज़ील के बाद और रशिया के बाद एग्रीगेट केसेस में हम लोग 4th नंबर पर आ गए हैं। एक 3,10,000 के ऊपर केसेस जो है वो हो गए हैं। दिल्ली के लगभग 12,000 इन्फेक्शन की केसेस हो रही है। दिल्ली की लगभग 300 के ऊपर डेथ्स हो रही हैं। एग्रीगेट केसेस में जहां हम 4थे नंबर पर हैं, लेकिन दिल्ली जो इन्फेक्शन और दिल्ली जो डेथ्स है उसके मामले में लगभग हम 2nd नंबर पर जो है वो है। ये एक चिंता का विषय भी है और मैं समझता हूँ कि इसको वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता से जो है वो देखने की भी ज़रूरत है। दोनों इश्यूज़ इसके अंदर में हैं और इसी तरह अगर हाल रहा तो शायद अमेरिका, ब्राज़ील और इंडिया ये 3 सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज़ होंगी कोरोना को लेकर आने वाले जून-जुलाई के अंदर में। उसके फिगर्स आज मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यही रेट से अगर फिगर्स गए तो 5.5 लाख को हम क्रॉस कर सकते हैं जून महीने में और जुलाई का पिक्चर कुछ और ज़्यादा जो है वो ड्रास्टिक हो सकता है। लेकिन इसके साथ में कुछ अच्छे न्यूज़ भी हैं, पर्टिकुलरली जैसे रेमडेसिविर मेडिसिन का काफ़ी सक्सेसफुल जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है। फिर फैविविर एक नया मेडिसिन जो है वो भी आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि इसमें 4 से 5 दिन जो है वो ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो कम हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है। प्लाज्मा थेरेपीज़ भी साथ साथ में जो है वो कुछ सक्सेसफुल रिपोर्ट्स आ रही है। वैक्सीन के डेवलपमेंट में समय लग रहा है और लगेगा। उसका प्रमुख कारण यह है, जो मैं समझता हूँ कि जैसा हम जेनेटिक साइंसेस और वायरोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें एक बात ध्यान में आती है कि मिलियंस ऑफ वायरसेस है धरती पर, लेकिन हमें अभी केवल 70,000 वायरसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी कभी अपने फेसबुक लाइव या कोई लाइव ब्रॉडकास्ट में ये कहा था
कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें मानव के जीन्स का मैपिंग तो हुआ है, लेकिन अब तक वायरल जीनोम का जो है वो मैपिंग नहीं हुआ है। यानी वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, तो इसका जो मैपिंग है, इसके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस के जीनोम के जो मैपिंग है वो नहीं हुए हैं, और ये एक बड़ी सीरियस समस्या है। और मैं समझता हूँ कुछ बातें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम वर्ल्ड साइंटिफिक रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगभग केवल 80 लाख साइंटिस्ट दुनिया में हैं। यानी 800 करोड़ की आबादी में केवल 80 लाख यानी 0.1% केवल साइंटिस्ट दुनिया के अंदर में है। और ये एक बहुत बड़ी अभी भी हमारे दुनिया के अंदर ये लैकुना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने लोगों को पढ़ लिख कर जो है हायर एजुकेशन लेकर एक्चुअली साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में R&D करने की तरफ जाना चाहिए, वो अभी भी शायद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उस रेट से नहीं हो पा रहा है। दुनिया में करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो हमको बिजनेस के फील्ड में मिल जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में करोड़ों लोग मिल जाएंगे, और उसके साथ में जो है इसके साथ यदि हम देखते हैं तो हमको लाखों करोड़ों लोग जो है वो रिलीजन और कल्चर के फील्ड में भी मिल जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी भी जो है वो उतना R&D नहीं हुआ है, उतना रिसर्च नहीं हो रहा है। 80 लाख केवल साइंटिस्ट है, और इसके वजह से ये जो कंस्ट्रेंट है R&D करने वाले लोगों का वो ज़्यादा है, और हमारे एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ चाइना, जापान, साउथ कोरिया को यदि हम छोड़ ले, थोड़ा थोड़ा इंडिया अभी ऊपर आ रहा है, तो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, लैटिन अमेरिका में ज़्यादा है, अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। सिर्फ यूरोप और अमेरिका जो है, पर्टिकुलरली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इसमें साइंस का R&D थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है। तो इस लिहाज से जो है हमें जो है ये करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो भारत के अंदर में ये जो इश्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा राइज हो रही है। मैं थोड़ा लेफ्ट को शिफ्ट होना चाहूँगा, आप थोड़ा फ्रेम जो है इसको ये कर सकते। तो इसके साथ भारत के अंदर में जो कोरोना की जो प्रैक्टिकल बीमारी के साथ में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एट्रोसिटीज़ की केसेस हमने देखा जौनपुर ज़िले में मध्य प्रदेश यूपी में हुई है, राजस्थान के कई ज़िलों में हुई है, मध्य प्रदेश में हो रही है, महाराष्ट्र में नागपुर और पिंपरी चिंचवड़ के डिस्ट्रिक्ट्स में 2 लोगों का डेथ हो गया एट्रोसिटीज़ के केस में। तो ये एट्रोसिटीज़ जो है वो एट्रोसिटीज़ भी इस पीरियड में ज़्यादा हो रही है, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसके साथ में जो है वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे देश में, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए सलून है, या आपके सलून में काम करने वाले करोड़ों लोग हैं देश के अंदर में, जिम है, हेल्थ सेक्टर के अंदर में है, जो फूड स्ट्रीट्स हुआ करते थे, जो ठेला लगा के अपना जो है जीवन यापन करते थे वो है, या जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो वर्कर्स थे वो है, या जो टीवी सीरियल्स के अंदर में काम किया करते थे, या बॉलीवुड के अंदर में भी सिनेमा थिएटर में, या जैसे पूरे फिल्म मेकिंग है साउथ में हो या भोजपुरी के अंदर में हो, उन लोगों के अंदर में भी जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जिनकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जिनके जॉब्स नहीं थे, या जिनके पास बहुत ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति नहीं है, एंडोमेंट्स नहीं है, शेयर्स नहीं है जिनको डिविडेंड आ जाता है, या बैंक एफडीज नहीं जिससे जिनको इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि जो भारत की मेजॉरिटी जनता है, जो 90% ऑफ द हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का वर्कफोर्स है, उसको जो है वो जीवन यापन करने में बहुत बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। और इस बीच में बार बार बड़े क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रही है कि भारत के अंदर में जब तक कैश ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र लोगों को नहीं दिया जाएगा, और फूड में गेहूँ चावल के साथ जब तक तेल और दालें और मान लीजिए नमक वगैरह, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जब तक नहीं दी जाएगी, तब तक के भारत के अंदर में जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टी आ गई है वो सॉल्व नहीं होगी। और भाई साहब जो है ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ये कह रहे थे कि भाई क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए बिजनेस को लाने की। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 6 सालों में जब नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो चुन कर आई, मनमोहन जी की सरकार गई, उस समय 8% भारत का लगभग जीडीपी ग्रोथ रेट था,
उस जीडीपी ग्रोथ रेट से इस कोरोना बंदी के पहले हम जो है वो 4.5% पर लगभग आ गए थे, और कोरोना बंदी के बाद अभी जो एस्टिमेट है वो 0% से माइनस में लगभग हमारा जीडीपी चले गया है। अभी जो हमारा फुल आउटपुट पोटेंशियल है उसमें 30-35% भी हम जो है फुल प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि यूज हो गई है, और ये शॉक को ठीक करने के लिए ये जो डैमेज हुआ है इंडियन इकोनॉमी को डिमांड और प्रोडक्टिविटी के साइड पर, इसको ठीक करने के लिए कई साल लग जाएंगे। ये बात खुद गवर्नर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये बात कही है। कई इकोनॉमिस्ट लोगों ने, जो इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं उनसे लेकर भारत के भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने ये सजेस्ट किया कि भाई डायरेक्ट ऑफ द जीडीपी जो है वो फिस्कल स्पेंडिंग लगेगा, यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जो है अभी पहले इसमें एक्स्ट्रा जो बजट का जो था वो स्पेंड किया। तो ये जो है बड़े आसानी से मोनेटाइजेशन ऑफ डेब्ट से, यानी बॉन्ड इश्यूज करे रिजर्व बैंक के थ्रू जो है गवर्नमेंट, और उसको जो है आरबीआई जो है वो उसको जो है मोनेटाइज कर ले डेब्ट को जो है वो, और वो पैसा जो है वो इन तमाम फिस्कल मेजर्स में लगाया जाए, जिससे जो है भारत के अंदर में डिमांड जो है वो बड़े पैमाने पर ग्रो हो। और डिमांड अगर ग्रो होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली पिकअप होता है, लेकिन हमने देखा कि मोदी सरकार ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो है, और जनाब ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए क्राइसिस में, तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जब 2014 में आपको 8% से मिला और आपने 0% पे ला लिया, तो आप जो है इतने दिनों तक जो है किन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, किन चीज़ों में जो है आप जो है वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। आप इन 6 सालों में तो भारत की अर्थव्यवस्था को 0 पर ला लिया, अब लोगों को कह रहे कि अपॉर्चुनिटी देखिए। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ों का सल्यूशन बिल्कुल जो है वो मालूम नहीं है, और इस लिहाज से मैंने नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली कहा है कि भाई इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, इनको बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं है। ये केवल जो है पॉलिटिकल स्लोगन लगाकर गुजरात में पैसे का मैनेजमेंट कर कर जो है वो वहाँ से सीएम बने और वहाँ से जो है वो पीएम बने, और इनके 6 साल के कार्यकाल में अगर भारत जो है वो इतना पीछे आ गया है, इस लिहाज से मैंने इनको कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो नामकरण मैंने किया था भोंदू जानता नहीं पार्टी, ये भोंदू जानता नहीं पार्टी के प्रधान भोंदू है, जो आज जो है जिनके वजह से भारत जो है इस पोजीशन में आया है। और देखिए अभी इंटरनेशनल रिलेशन से डिफेंस पॉलिसी में देखिए, अब नेपाल की संसद ने कल जो है नया मैप पास कर लिया, उसमें काला पानी के साथ 2 और एरियाज है, 3 एरियाज को जो भारत के मैप में हुआ करती थी उसको नेपाल ने अपने मैप में लाया, बाकायदा संसद ने उस मैप को पास किया। जो लद्दाख की बॉर्डर में जो लेक है, उस लेक के फिंगर 4 और 4-8 के बीच में अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है ऑथेंटिकली, हम यहाँ से तो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर हम गए नहीं, देखे नहीं, और उस समय जाना भी मुश्किल है, लेकिन जो है अगर हम वैलिड जो है मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो अभी भी चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ है। भले ही हमारे आर्मी जनरल ने कहा कि डिसंगेजमेंट हो रहा है, कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत सारी चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर हैं। तो चाइना नेपाल का जो है और पाकिस्तान का एक्सिस इंडिया के आसपास बन गया, और हम अमेरिका के तरफ में देख रहे हैं, अमेरिका के साथ में हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पावर प्ले के अंदर में हम पड़ोसियों के साथ इतना डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। ये तो ओल्ड एज सेइंग है कि भाई पड़ोसियों से झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है इस तरह की क्राइसिस और सिचुएशन ला लिया है कि आज चाइना जो है उसके साथ नेपाल मिल गया है, और चाइना नेपाल पाकिस्तान एक्सिस जो है वो इंडिया को घेर कर जो है वो बैठा हुआ है। नीचे श्रीलंका भी जो है वो चाइना के साथ में। ये डिफेंस पॉलिसी का और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का। तो 3 मेजर फेलियर्स मोदी गवर्नमेंट के दिख रहे हैं। एक इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर फेलियर है, दूसरा जो है वो डिफेंस पॉलिसी का फेलियर है, तीसरा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और नेचुरली ये 3 फेलियर्स के साथ फिर इंटरनल बहुत सारे चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म वगैरह के इश्यूज़ है, उसके ऊपर में भी इनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पहलू है। इस बीच थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं कि अमेरिका
में फिर रेसिज्म का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठकर ऊपर आया जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद में। जॉर्ज फ्लॉयड का जो मर्डर हुआ, एक तरीके से जो पुलिस ने जो है उनके नेक पर जो है वो अपनी नी रखी और नी रख के जो है उनका जो है मौत हो गई। तो आई कांट ब्रीथ जो है और ब्लैक लाइव्स मैटर जो है, ये दो स्लोगन लेकर जो है बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में हुआ। उसके बाद यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जो है इसका सपोर्टेशन मिला। हमने भी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जैसी ये घटना हुई, मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो उस समय मौका नहीं मिला, पर फेसबुक के माध्यम से पोस्ट और ट्विटर के माध्यम से इस विषय में लिखा कि रेसिज्म कहीं पर भी हो वो सही नहीं है। तो रेसिज्म जो है या कास्टिज्म जो है, तो ये दोनों जो है वो सिस्टमिक, हिस्टोरिकल, सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। ये तीन तरह के डिस्क्रिमिनेशन है। और ये अमेरिका में जो हो रहा है ये शो करता है कि वन ऑफ द लीडिंग जो है वो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यूएसए इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो वो जो है वो उसमें भी जो रेसिज्म जैसी जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप में डेमोक्रेसी से, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन से दूर नहीं होती। ये बात हमको बार बार जो आ रही है। भारत में भी हमने देखा कि कास्ट की जो प्रॉब्लम है वो अकेले डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन से दूर नहीं हुई। तो इसके लिए ह्यूमन राइट्स की रेमेडी की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि जब हिस्टोरिकल, सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशंस किसी देश में होते हो तो वहाँ पर जो है वो ह्यूमन राइट्स का रेमेडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ में जो कैपिटलिज्म, कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, जो कैपिटल को ज़्यादा प्रीमियम देता है लेबर के मुकाबले में, जिनके पास पैसा है उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, उनके मुकाबले में जो मेहनत करते हैं, अपना श्रम जो है एम्प्लॉयमेंट में देते हैं, ये जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का मॉडल है। कैपिटलिज्म अपने आप में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कैपिटलिज्म में जो विषमता जो निर्माण होती है और जो लिमिटेड शेयर होल्डरशिप जो है वो निर्माण होती है, इसको टैकल करने के लिए कैपिटलिज्म के मॉडल को स्वयं जो है वो अमेंड करने की ज़रूरत है। तो डेमोक्रेसी अपने आप में पर्याप्त नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर जब तक प्रॉपर अमेंडमेंट्स उसमें ना हो और ह्यूमन राइट्स जब तक ना हो और ह्यूमन राइट्स के सपोर्टिव लॉज और इंस्टीट्यूशंस जब तक निर्माण ना किए जाए, तो डेमोक्रेसी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम यदि गलत हो तो जो माइनॉरिटी ओपिनियन के लोग हैं या माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इनफेक्टिव हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे जो है जो वीकनेसेस है उनके ऊपर में मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस विषय में पूरा रेसिज्म और कास्टिज्म का इशू जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो इमर्ज हो रहा है। और यूएस के अंदर में डोमेस्टिक इलेक्शंस भी हैं ट्रम्प के, और ट्रम्प फिर से जीतना चाह रहे हैं रेशियल पोलराइजेशन कर कर, ये उनकी स्ट्रेटजी है चाइना के अगेंस्ट में। चाइना स्पिन एंड रेशियल जो डिवाइड है उसको करके ट्रम्प इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी है। और इस बीच में दुनिया के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम सिनारियों के अंदर में भारत के अंदर में मोदी सरकार की इकोनॉमिक फेलियर, डिफेंस पॉलिसी का फेलियर और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, ये तीन मेजर फेलियर्स जो है वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। और ऐसे समय में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को और देश को सही दिशा दिखा सके और इसमें से जो है इजाद पा सके। अभी मैं अतुल जी से कहूँगा कि अगर कुछ सवाल अगर हो तो वो सवाल जो है वो मुझे करेंगे। अतुल जी की तरफ फ्रेम नहीं जा पाएंगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग करीब नहीं बैठ पाते हैं। अतुल जी मेरे करीब बैठे हुए हैं और डिस्टेंस पे 6 फीट के, तो आपके जो सवाल हैं वो टाइप होकर जा रहे हैं तो मुझे पूछेंगे और मैं उसका 1 बाय 1 जवाब देने का प्रयास करूँगा। सर काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक, केरला तक और पंजाब से लेकर गुजरात से लेकर इधर नॉर्थ ईस्ट तक काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Thanks a lot, particularly for the people of South India and North East India. You should be comfortable to ask the questions in English, and I would try to answer them in English itself. So please feel comfortable, even if you see some of the answers would be there in Hindi. Don't get dejected. Be connected with us. Share as much as you can, so that I will be in a position to answer you in a much better manner. Particularly for the people from South India and North East India. जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, कर्नाटका तक, तमिलनाडु तक और नॉर्थ ईस्ट में असम तक जो है
और इधर राजस्थान, गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेके यूपी, बिहार से लेकर सब तरफ से जो लोग हैं, पर्टिकुलरली बिहार, वेस्ट बंगाल, आपके यहाँ स्टेट के चुनाव है, मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शंस हैं, हिंदी भाषी लोग बने रहे. Those who are from the English belt, they can also feel comfortable, and please try to ask the questions in English as much as you can. Thank you. Atul ji, please. सर, कर्नाटक से हमारे गोडबोले जी सवाल पूछ रहे हैं कि कर्नाटक के टचेबल्स जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में आए हैं, तो उनको गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या वो लोग? देखिए, once the parliament has put any community in the list of the scheduled caste or scheduled tribe or the backward classes, only the parliament can usually remove such communities. Now the procedure under the Constitution of India is that on the recommendations of the state government and after the concern the commission, if it is the list of the scheduled caste, then the National Commission of Scheduled Caste would verify and recommend, and then the Registrar General and the Census Commissioner, these two institutions at the national level will also recommend. After that, the parliament either amends the list, incorporates those communities, or excludes such communities. In the matter of tribals, the National Commission of the Scheduled Tribes, along with the Registrar General and Census Commissioner, confirms the recommendation of the state government, and after that it is subsequently amended by the parliament. तो यदि state government recommend करती है और National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe भी recommend करती है और Registrar General of Census Commissioner भी recommend करता है, और अगर parliament वो कम्युनिटी को इंक्लूड कर देती है SC/ST के लिस्ट में आर्टिकल 341, 342 के तहत, तो या आर्टिकल 366, 24, 25 जो है वो डेफिनेशंस के तहत, तो पार्लियामेंट ही केवल उस कम्युनिटी को बाहर निकाल सकती है. जुडिशियल रेमेडी इसमें बहुत वीक है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रूलिंग्स दिए कि भाई ये पार्लियामेंट का अधिकार है, और पार्लियामेंट अगर प्रोसीजर फॉलो करके उसको इंक्लूड कर रहा है तो फिर उसको हम कुछ बोल नहीं सकते हैं. तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा गोडबोले जी, बस वही इंपॉर्टेंट रेमेडी है. बगैर पार्लियामेंट जाए, बगैर लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स बने बगैर, इसका ज़्यादा रेमेडी नहीं है. सर, हमारे साथ सऊदी अरेबिया से गौतम खिलाड़ी जी जुड़े हुए हैं. गौतम जी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वेलकम प्लीज. सर, उनका क्वेश्चन है, व्हाई टेंशन आर राइजिंग बिटवीन द नेबर्स न्यूली लाइक नेपाल्स फॉरेन पॉलिसी? You see, this is manhandling by the Modi government. Modi government, it wants to become a partner of US predominantly. US का पार्टनर जो है वो इंडिया को मोदी गवर्नमेंट बनाना चाहती है, क्योंकि जो है एक तो हमको इंडिया को स्ट्रांग रखना है, इंडिया को यूनाइटेड रखना है. इंडिया एक बहुत ग्रेट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए इंडिया को हम ग्रेट बनाना चाहते हैं. लेकिन इसके साथ में जो अभी प्रिवेलिंग जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसका जो हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा है, तो हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा है उसमें यदि हम सावरकर को, गोलवलकर को पढ़ेंगे या आरएसएस का थिंकिंग पढ़ेंगे, जिससे ये लोग सब इनग्रेन्ड है, जो मेंटली इनग्रेन्ड है, तो इनका जो कल्चरल नेशनलिज्म का और टेरिटोरियल नेशनलिज्म का जो व्यू है, वो व्यू ये है कि भाई इस्लामिक कंट्रीज से कन्फ्रंट करना है, पॉइंट नंबर 1. दूसरा, क्योंकि हिंदुत्व इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीव्स एंड डॉक्ट्रिन्स, तो इसलिए जो कम्युनिज्म का जो थॉट है, जो बेसिकली एक थॉट जो है वो अथीस्ट थॉट है कम्युनिज्म का जो है, और इगैलिटेरियन थॉट है. बाकी मैं कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत वीकनेसेस है, तो उसको भी जो है हिंदुत्व जो है वो जो है वो लाइक नहीं करती है. तो अभी चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री बेसिकली, अभी तो कम्युनिस्ट नहीं रहा, स्टेट कैपिटलिज्म चाइना में है. देन पाकिस्तान और इधर जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो ये नेचुरल जो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन हो जाता है. अब इसमें जब नेपाल में, पर्टिकुलरली नेपाल एकमात्र केवल ऐसा देश था इंडिया के बाद जो हिंदू कंट्री बोला करता था. अब उसके बाद में जब माओइस्ट लोगों का रेवोल्यूशन हुआ नेपाल में, और उसके बाद डेमोक्रेसी आई, नया कॉन्स्टिट्यूशन जब नेपाल में बना, उसके बाद नेपाल के ओरिएंटेशन और आउटलुक में बहुत बड़ा चेंज आया, और फिर जो है वो चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, और उसके साथ में वो मिलिट्री पावर भी है. तो बहुत सारी कंट्रीज जो है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, साउथ एशिया की कंट्रीज है, वो चाइना के साथ में जुड़ती गई, और इसलिए चाइना जो है वो भी चाहता है कि अमेरिका को जो है वो सुपरसीड करे. और क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ में जो है, आई फील इज इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड हिंदी,
सऊदी अरेबिया में है। तो इसलिए जो है ये चाइना अमेरिका का जो सुपर पावर बनने का जो होड़ है, जो आने वाले 1-10 साल में, डिकेड में, बाय 2030 जो है चाइना ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिकली ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि $21 ट्रिलियन यूएस की इकोनॉमी है। चाइनीज इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑल 13 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स। तो एक जो 8-9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो फर्क है वो चाइना ओवरटेक कर लेगा। उसके बाद मिलिट्रीली भी चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना को बैलेंस करे, वो इंडिया को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। इंडिया अमेरिका को बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो पार्टनरशिप करना चाहता है, और इसलिए रीजन में नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसके पीछे एक तो जियोपॉलिटिक्स है, प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिक्स है, एंड द आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो ये जो है वो 2 मेजर रीजंस है, एक हिंदुत्व का मेजर रीजन है और एक अमेरिका चाइना का जियोपॉलिटिक्स है। ये 2 रीजन के वजह से इंडिया के आसपास में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। सर, किरण मधुकर जी पूछ रहे हैं कि आप बार बार प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड और प्रबुद्ध भारत इस तरह से नाम भारत का आप दे रहे हैं, तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि इंडिया से बदलकर भारत कर दो उसका नाम, और उसमें वो तर्क दिया गया है कि अगर भारत करेंगे तो उसमें राष्ट्रभक्ति और गर्व की बात बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में नहीं, इंडिया दैट इज भारत, ये तो आर्टिकल 1 में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन भारत ये जो नाम है, ये तो अगर आप हिस्टोरिकल जाएंगे तो भारत ये जो नाम है हिस्ट्री के अंदर, ये तो आफ्टर द एडवेंट ऑफ आर्यंस आता है। इसमें उल्लेख जो है वो वेदों के बाद में इसका जो है वो उल्लेख ज़्यादा स्टार्ट होता है। भरत ट्राइब से जो है वो डिराइव हुआ। फिर ऐसा कहा जाता है कि भरत जो राम के ब्रदर थे उनसे भी इसका डेरिवेशन है इसका। तो बेसिकली जब आर्यन इंडिया में आए 3600 साल पहले आज से, उसके बाद भारत नाम जो है वो निर्माण हुआ। लेकिन भारत का हिस्ट्री तो केवल 3600 साल का नहीं है। अगर हम होमो सेपियंस का इवोल्यूशन अगर देखिए तो होमो सेपियंस का जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है, यानी जहां हमारे जीन्स के हिसाब से हमें अकल आई इंसानों को, वो 70,000 साल से आई। और भारत के अंदर में कई ऐसे हजारों जो है वो साइट्स है, जैसे भीमबेटका है, बगोर है, देन कुरनूल केव्स है, अतिरापक्कम है तमिलनाडु में, हुलसिंगी जो है वो कर्नाटक के अंदर है, डिडवाना राजस्थान में है, पैसारा बिहार में है। ऐसे सैकड़ों जो है वो साइट्स है, नैवासा है महाराष्ट्र के अंदर में। तो ऐसे जो है वो हजारों साइट्स है। द्वारका का जो कहा जाता है, द्वारका का साइट एक्चुअली बेसिकली जो है वो द्वारका सिटी इज अंडरग्राउंड सिटी, वहाँ पर गुजरात में जो है गल्फ ऑफ कैम्बे में, वो एंशिएंट साइट्स है। भले ही वो कृष्ण के साथ जुड़ती हो नहीं जुड़ती हो एक अलग इशू है। तो ऐसे हजारों साइट्स है जो 50,000 साल, 35,000 साल, 30,000 साल, 25,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल, यानी आइस एज के पहले से हमारे देश में साइट्स मिली हुई है। और हम अगर वहाँ पर प्री वैदिक हिस्ट्री में अगर जाते हैं, प्री इंडस वैली अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, यानी 3,600 साल पहले, या अर्बन फेज ऑफ मोहनजोदारो हड़प्पा का 5,000 साल पहले, या मेहरगढ़ 7,000 8,000 साल पहले, उसके पहले के भी साइट्स हमारे इंडिया में बहुत मिले हुए हैं। और अगर उस समय में अगर हम अपने देश का कल्चरल नेम देखते हैं तो वो कल्चरल नेम हमको गोंडवाना मिलता है। तो गोंडवाना जो है, गोंडवाना लैंड जो है, वो गोंडवाना लैंड ये जो है कल्चरल नेम है। गोंडवाना इज द कल्चरल नेम ऑफ इंडिया। और मैं मोदवेड़ची इसलिए कह रहा हूँ कि ट्राइबल कल्चर के अंदर में जो नेचर का जो नॉलेज है, ट्राइबल कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। वो कल्चर जो है नेचर के ऊपर बेस्ड है। तो ट्राइबल्स के कल्चर में जो नेचर को समझकर, कॉस्मोस को, यूनिवर्स को समझकर, जो नेचुरल वे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, जिसको नेचुरल फिलॉसफी भी समझ सकते हैं या नेचुरलिज्म भी कह सकते हैं, वो समझकर जो समझ, नॉलेज और एनलाइटनमेंट आता है, यानी विजडम आता है, उसको मोदवेड़ची कहा गया है। तो इसलिए मैं भारत को मोदवेड़ची गोंडवाना कह रहा हूँ। और मोदवेड़ची गोंडवाना जो है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि चल रहा है, मोदवेड़ची गोंडवाना इसलिए मैं भारत को कह रहा हूँ। प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि फिर मैं कंटिन्यू करूंगा तो टूट जाएगा। तो मोदवेड़ची साउंड आ रहा है, डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राइबल कल्चर को यदि हम देखते हैं तो ट्राइबल कल्चर में जो नेचुरलिज्म है, नेचर वर्शिप है, नेचर को समझकर जो नॉलेज डेवलप होता है और एनलाइटनमेंट डेवलप होता है, जैसे सल्ला घाघरा अगर ट्राइबल कल्चर में जाते तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को सल्ला घाघरा कहा गया है।
तो मैं ये समझता हूँ कि मोदवेडची का मतलब नेचर को समझ के जो नॉलेज और एनलाइटनमेंट आता है उसे मोदवेडची कहा जाता है। और प्री वैदिक और प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत जो है वो गोंडवाना था, गोंडवाना लैंड था, इसलिए मैंने भारत को मोदवेडची गोंडवाना कहा है, एनलाइटेंड इंडिया कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत है, आर्टिकल 1 में है, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में आप पढ़ सकते हैं वो कैसा आया। तो मैं समझता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम है, ठीक है वो रहेगा, लेकिन कल्चरली हमारे देश का नाम जो है वो गोंडवाना था। सर जितेश निकोसी जी का सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर में काफी वर्कर लोगों का शोषण हो रहा है, तो क्या मिनिमम वेजेस बिल पार्लियामेंट में हम लाके पास करवाने का कुछ मेथड है उसमें? तो मिनिमम वेजेस बिल तो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्टेंस में है, और अभी वेज कोड बिल भी एक पार्लियामेंट में जो है वो पास होने की पोजीशन में था। मिनिमम वेजेस तो ऑलरेडी हर स्टेट में डिफाइंड है, ये है, पर यूनिवर्सल मिनिमम वेज भारत के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई एक नीचे, उसके नीचे कहीं कोई जो है वो किसी को ना मिले, और इसका एनफोर्समेंट कैसा हो। क्योंकि देखिए जितने लॉ डिपार्टमेंट सॉरी लेबर डिपार्टमेंट्स है, लेबर कमिश्नर्स है, वो इसका एनफोर्समेंट करते हैं। बाद में जो है मिनिस्ट्रीज जो है उसको ऑर्डर दे देती है, मिनिस्ट्रीज ऑर्डर दे देती है कि मिनिस्ट्रीज जादव जी ये बोतल दीजिए थोड़ा। क्या हो गया, टेक्निकल ग्लिच है, निकल गया। हाँ तो मिनिस्ट्रीज ऑर्डर देती है कि भाई इंस्पेक्टर जाके वेरीफाई नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तो एनफोर्समेंट क्या हो, कैसा हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत में एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज, उसके नीचे कोई भी सेक्टर में जो है उसके नीचे जो है वो पे नहीं करेगा, और उसका एनफोर्समेंट, ये दो चीज़ों के ऊपर में जो है लॉ और मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। सर अर्जुन बंसोटी जी का सवाल था, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट था कि रिजर्वेशन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसको लेकर आप आर्टिकल 32 को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप हाई कोर्ट जाइए, तो इसके ऊपर आपका क्या नहीं, पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस डिसीजन यदि आप पढ़ेंगे रिजर्वेशन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट आज नहीं कह रहा है, ये बात बहुत दिनों से कह रहा है। और अभी मुझे लगता है फरवरी में एक डिसीजन दिया था, उसका केस का नाम मुझे ठीक से अभी याद नहीं हो पाएगा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो आर्टिकल 16(4) है, या अभी बाद में 16(4)A आया, 16(5) आया, इसको यदि हम रीड करते हैं तो इसकी लैंग्वेज से जो है वो रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये एनेबलिंग राइट है। और स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिजर्वेशन दे, उसको देना है वो दे, ना देना दे, ये स्टेट का डिस्क्रिशन है, इसको आप उसको एज अ राइट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन नहीं है, अभी जो तमिलनाडु से जो केस गई है ओबीसी के रिलेशन में, तब का वो डिसीजन नहीं है, कई सालों से वो डिसीजन दे रहा है। और मैंने इसका बड़ा सिंपल रेमेडी कहा है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका रीइंटरप्रिटेशन जो है वो करने के लिए जो है 9 जजेस का भी बेंच अगर बैठेगा, तो क्योंकि प्रेसिडिंग जजमेंट्स इस तरह के हैं तो बहुत कम चांस है कि वो ये रूलिंग दे कि भाई फंडामेंटल राइट है रिजर्वेशन। तो इसका सबसे बेस्ट जो है वो रेमेडी है जो मैंने निकाला है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15(4) है, 15(5) है, फिर 16(4) है, 4A है, 16(5) है, ये तमाम जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है वो तमाम रेलेवेंट आर्टिकल्स को जो है हमें अमेंड करना पड़ेगा। और इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बिल्स ड्राफ्ट करके रखे हुए हैं, और ये कोरोना बंदी के पहले जो है वो जस्ट मेरे बिल्स ड्राफ्ट हो गए थे, और मैं आई वॉज वेटिंग कि जो सेशन होगा जून में तो उसमें हम लाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखते हैं जून में क्या होगा, क्योंकि अभी तो सेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो आगे वो बिल मेरे पास ड्राफ्ट करके मैंने तैयार रखे हैं, जिससे रिजर्वेशन एक बहुत इफेक्टिव जो है वो राइट बन सके, और उसके लिए मेरे बिल ड्राफ्ट करके तैयार रखे हुए। देखते हैं अभी ये जो मानसून का सेशन है उसको क्लियर हो जाने देते हैं। अगर आपके पहचान के कोई मेंबर पार्लियामेंट हो तो आप मुझे बताइए, एज अ प्राइवेट मेंबर बिल इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में। मैंने बिल ड्राफ्ट करके रखे इसको लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट जाने से बहुत फ़ायदा नहीं आएगा, रीइंटरप्रिटेशन होने का चांस बहुत कम है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 16(4), 15(4) यही इस तरह की है कि जिसके वजह से ये राइट नहीं है। तो मैं जो बार बार कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा है, लेकिन जो है वो परिपूर्ण नहीं है, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। वो बात बार बार प्रूव हो रही है वेरियस केसेस के अंदर।
सर अगली कड़ी में सवाल विजय बौद्ध जी का है कि डेमोक्रेसी इज ए करेक्ट ऑप्शन फॉर वेलफेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड अदर मॉडल ऑफ वर्ड. Democracy is a good way of governance and government. Nobody disputes this in the world now, but democracy itself is not sufficient. Then democracy, there are different models of democracy. You see, there is representative democracy, direct democracy, participatory democracy, and deliberative democracy. That is the first four models, major models are there of democracy. इसका जब तक आप फ्यूजन करके जो जिसमें अच्छी चीज़ें हैं चारों मॉडल्स में, वो जब तक आप नहीं लेंगे और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप लॉज में कोडिफाई नहीं करेंगे, तो डेमोक्रेसी इफेक्टिव नहीं हो पाती. जैसे दुनिया भर में अगर आप डेमोक्रेसी रिपोर्ट यदि पढ़ते इंडिया आइडिया इंटरनेशनल का, आई फील 2018 में पब्लिश किया. आइडिया इंटरनेशनल इज अ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. उसमें क्लियरली प्रूव किया गया है कि डेमोक्रेसी से इनइक्वालिटी दूर नहीं हुई, डेमोक्रेसी से कास्ट और जो रेस जैसी जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम्स है वो पूरी दूर नहीं हुई. तो डेमोक्रेसी अपने आप में अच्छी है लेकिन पूर्णतः सोल्यूशन नहीं है. इसलिए तीन बातें हरदम कहा जाता है दुनिया में. इट इज सेड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ. यानी ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में और आपके बाकी लॉज जो है वो फेयरनेस और जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर होना चाहिए. और डेमोक्रेसी का जहाँ तक आप सवाल है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपका इलेक्टोरल सिस्टम नॉन रिप्रेजेंटेटिव होगा तब तक सही लोग चुनकर ही नहीं जाएंगे, और अगर सही लोग चुनकर नहीं जाएंगे तो जो लोग चुनकर जाएंगे वो लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग इस तरह से करेंगे कि जहाँ पर कंस्ट्रेंट हरदम रहेगा. इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये जो फोर मॉडल्स है, direct democracy, representative democracy, participatory democracy and deliberative democracy. These four models, whatever is you see good in the four models, that fusion we will have to do, first thing. Second thing, that the electoral system will have to be made more representative, a mix of proportional representation system and the first past the fourth system, along with other you see areas of you see making the electronic voting machine you see more transparent in electoral funding and ceiling on political funding, media regulations and all these things which I have been recommending. Rather you see I've given bills to the parliament, 14 bills. Out of the 14 bills you see 10 bills are to bring you see a proper you see electoral system in India. This we would have to do. Then human rights will have to bring in the Constitution of India, and those bills already have given to the parliament. And along with this, the model of contemporary capitalism would have to you see be remodeled to correct the imbalance of premium on capital and less premium on labor. तो ये सब चीजें अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन कैपिटलिज्म को मॉडल को अमेंड करके एक जस्ट वर्ल्ड बनाया जा सकता है. भारत के अंदर में भी बड़े पैमाने पर एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी को बनाया जा सकता है, अकेले डेमोक्रेसी से नहीं. सर काफी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक दो लोगों के नाम लेना चाहूंगा. प्रदीप चौरसिया जी है जो गुड इवनिंग बोल रहे हैं. गुड इवनिंग प्रदीप, हाउ आर यू? कैलाश सोनानी जी, समीर चौहान सर है, भगवान रोहिदास जी है, दीपक बालकृष्णन जी है, दिनेश पडगम जी है, हरिओम नगर जी है. तो सभी के तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने अपने सवाल भी पूछ रहे हैं. यस सर, एक मैं ऐसा सवाल लेना चाहता हूँ कि अभी जो महाराष्ट्र, पर्टिक्युलर महाराष्ट्र में जैसे नागपूर आणि पुण्यामध्ये एट्रॉसिटीचे 2 केसेस झालेले आहेत. तर मला वाटतं एपीआय एट्रॉसिटीवर पूर्वीपासूनच फार काम करत आहे. तर तुम्ही सर एट्रॉसिटीच्या ह्या केसेसला कशा प्रकारे टॅकल करण्याचा प्रयत्न करता एपीआय? नाही, याच्यामध्ये जे एट्रॉसिटीज ऍक्ट आहे तो आता परत इफेक्टिव्ह झालेला आहे, कारण सुप्रीम कोर्टमध्ये केस गेली होती, मग पार्लमेंटने अमेंड केलं, ते आपल्याला एक माहिती आहे. पण 2 गोष्टी आहेत ह्या विषयामध्ये जे मी बोलणं म्हणजे गरजेचं समजतो की भारतामध्ये कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये ह्युमन राईट्स जे आहे ते येणं गरजेचं आहे आणि लॉ ऑफ रिपॅरेशन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आणि एट्रॉसिटीज ॲक्टमध्ये आणण्याची गरज आहे. लॉ ऑफ रिपॅरेशन म्हणजे जो एट्रॉसिटी करेल त्याची नुकसान भरपाई जी आहे, एक तर डेथ होईल तर त्याला किंवा काही मेजर झाला तर त्याला म्हणजे शिक्षा होणार, ते तर एक आहेच. पण जे इकॉनॉमिक कॉम्पन्सेशन आहे
ते त्याच्या प्रॉपर्टीमधनं रिकवर करून म्हणजे देण्यात येईल आणि डिफरन्स अमाऊंट जे काही असेल ते मग गव्हर्नमेंटच्या बजेटमधनं देण्यात येईल. पण तो सुद्धा SC/STच्या जो सब प्लॅन असतो त्याच्यामधनं देण्यात येणार नाही, जस्टिसच्या बजेटमधनं देण्यात येणार. तर एक ज्याने ॲट्रॉसिटी केली त्याच्यामधनं कम्पन्सेशन आणि गव्हर्नमेंट जे आहे ज्या जस्टिसच्या बजेटमधनं कम्पन्सेशन, हे त्याचं रेमेडी आहे. आणि ह्युमन राईट्सला कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आणून प्रत्येक जी पॉलिसी आणि लॉ जे भारतामध्ये बनतं त्याच्यामध्ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किंवा बाकी जे डिस्क्रिमिनेशन्स आहेत, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन असेल किंवा मग एथनिक डिस्क्रिमिनेशन असेल किंवा रिलिजियस डिस्क्रिमिनेशन असेल, त्याला संपवण्यासाठी त्या लॉज आणि त्या पॉलिसीजमध्ये ते प्रोव्हिजन्स आहेत काय हे बाइंडिंग असायला पाहिजे. आणि ते बाइंडिंग तेव्हाच येणार जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आपण ह्युमन राईट्स आणू, जेव्हा आपला जो सुप्रीम कोर्ट आहे त्याच्यात एक स्पेशल बेंचच असणार जो ह्युमन राईट्सला जे आहे ते त्याच्यावर डिसिजन देणार. आपल्या ह्युमन राईट्स कमिशनला कॉन्स्टिट्युशनल कमिशन बनवण्याची गरज आहे आणि याच्याबरोबर एक पार्लमेंटरी कमिटी ऑन ह्युमन राईट्स बनवण्याची गरज आहे. ह्या सर्व गोष्टी जोपर्यंत होणार नाही, मला असं वाटतं की ॲट्रॉसिटीज लॉ आता स्ट्रॉंग झालेला आहे, पण जे सिस्टमॅटिक आणि सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन आणि हिस्टॉरिकल डिस्क्रिमिनेशन आहे, ॲट्रॉसिटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ हिस्टॉरिकल डिस्क्रिमिनेशन आणि तो सिस्टमॅटिक आणि सिस्टमिक आहे. कारण याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ द डे आहे, मग पोलीस अथॉरिटीज आहेत, मग ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, कलेक्टर आणि या सर्व गोष्टी, हा लोकांचाही जो आहे तो रोल येतो. आणि म्हणून जोपर्यंत ह्या सर्वांगीण गोष्टी जोपर्यंत होणार नाही आणि सोसायटीमध्ये सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी जोपर्यंत आपण समजणार नाही, याला धर्मामध्ये धर्माचं उत्तर नाही की भाई हा धर्म चांगला तो धर्म वाईट, याच्यामध्ये नाही. माणसाला जोपर्यंत सायन्स समजणार नाही, त्याला नेचर समजणार नाही की आपला एक्झिस्टन्स कॉस्मॉसमध्ये काय, आपला एक्झिस्टन्स ह्या धरतीवर काय आहे, आपण नेचरचे पार्ट आहोत, वी आर द क्रिएटेड बाय नेचर. आणि सायन्सचे लॉज असतात त्याच्याने कॉस्मॉस चालतो आणि आपण सर्व मनुष्य आहोत आणि म्हणून मनुष्य म्हणून आपल्याला कोएक्झिस्ट व्हायला पाहिजे, जगायला पाहिजे. हे जोपर्यंत थिंकिंग एज्युकेशनने आणि बाकी तुमच्या सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या डेव्हलपमेंटने जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत ह्या घटना जी आहे ते होत राहणार. पण एक सोपी गोष्ट सांगतो, कारण आता ह्या हाय लेवलच्या गोष्टी झालेल्या आहेत. मी ऑलरेडी ह्युमन राईट्सचे दोन बिल पार्लमेंटला दिलेले आहेत आणि प्रायव्हेट मेंबर बिल्स म्हणून त्यांना आणण्याचा प्रयत्न आहे. तिरुनावालम जी मेंबर पार्लमेंट आहे त्यांच्या माध्यमातून हा प्रयत्न आपला चालू आहे. पण एक आम्ही बघितलं आहे, जसं नागपूरचं सुद्धा आम्ही बघितलं आता, जे नरखेड जी विधानसभा आहे तिथे ती ॲट्रॉसिटी झाली आणि महाराष्ट्राचे होम मिनिस्टर आहेत त्यांची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे. आता तिथे जेव्हा हे सर्व त्यांचा प्रॉब्लेम होत होतं तर दे वर नॉट कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल पार्टी. आता नागपूरमध्ये आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया इथे चांगलं प्रेझेन्स आहे, पण त्यांनी एक फोन करून सुद्धा जे आहे ते कळवलं नाही की बाई असं प्रॉब्लेम आहे. त्या गोष्टीसाठी काही म्हणजे जे काही झालं म्हणजे त्यांना डेथ झाली बनसोडची, ते होण्याचं गरज नव्हतं. एक सिम्पल जर फोन करून कॉन्टॅक्टमध्ये आले असते तर कलेक्टर्स आहेत, तिथे डिव्हिजनल कमिशनर आहे, SP आहेत, IG आहेत, त्यांना भेटून जे आहे ह्या गोष्टी लिखित तक्रार देऊन जे आहे ते सॉल्व्ह करता आलेल्या असत्या. तर आमचा असा अनुभव झालेला आहे की जेव्हा ॲट्रॉसिटीज होण्याच्या पूर्वी जे कॉम्प्लिकेशन्स असतात गावामध्ये, विभिन्न कम्युनिटीजमध्ये, जातींमध्ये, आणि जे डॉमिनंट कास्ट जे ॲट्रॉसिटी करण्यासाठी दाबण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि पर्टिक्युलरली शेड्यूल्ड कास्टचे लोक किंवा शेड्यूल्ड ट्राईबचे लोक, त्यावेळेस ज्या पॉलिटिकल पार्टीज किंवा जे सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स आहेत चांगल्या, ज्यांना याचं नॉलेज आहे, त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नसल्यामुळे आणि पूर्वसूचना न दिल्यामुळे ह्या गोष्टी म्हणजे घडतात आणि मग आपल्याला माहिती होतं आणि मग आपण ह्या गोष्टीकडे मग लिगल बाबींकडे लक्ष देतो. तर मला असं वाटतं की पॉलिटिकल पार्टीमध्ये असणं प्रत्येक गावामध्ये खूप गरजेचं आहे, कारण शेवटी जे आहे तुम्हाला लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंगमध्येच ह्या गोष्टींचं सोल्युशन आहे. आणि जोपर्यंत तुमची नॅशनल लेवलची पार्टी राहणार नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी टॅकल होणार नाही. म्हणून प्रत्येक गावामध्ये जे लोक अफेक्टेड आहेत त्यांनी पॉलिटिकल पार्टीचं मेंबर बनायला पाहिजे, ॲक्टिव्ह मेंबर बनायला पाहिजे, अवेअर राहायला पाहिजे, कम्युनिकेशनमध्ये राहायला पाहिजे, चांगले कार्य करायला पाहिजे. आणि समाज सुधारणाची जी गोष्ट आहे, प्रत्येक भारतीयाला आपण भारतीय समजू, मनुष्य समजू, ही जी समजवण्याची प्रक्रिया आहे, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी समजवण्याची प्रक्रिया आहे, ही एक मोठी प्रक्रिया आहे, ती सतत चालत राहायला पाहिजे. आणि पहिल्या गोष्टी जे मी सांगितलं ते करणं अति आवश्यक आहे, कारण हे हिस्टॉरिकल, सिस्टमिक आणि सिस्टमॅटिक डिस्क्रिमिनेशन आहे. ते विदाऊट ह्युमन राईट्स आणि त्याचे इन्स्टिट्यूशन, लॉज आणि मेकॅनिझम्स आणि प्रोव्हिजन्सच्या व्यतिरिक्त सॉल्व्ह होत नाही.
सर काफी सवाल आ रहे हैं। पवन कुंडल जी, आपने जो सवाल पूछा है तो ये सवाल हम इसके पहले भी काफी बार ले चुके हैं, इसके पहले के जो फेसबुक लाइव में, तो मैं रिपीटेशन में नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए आपका सवाल नहीं ले पा रहा हूँ। सर नेक्स्ट सवाल है रोहित आर जी है, वो पूछ रहे हैं दुनिया और देश का आधुनिक युग में किस तरह का नैसर्गिक वैज्ञानिक अर्थशास्त्र का मॉडल होना चाहिए। अगर दुनिया में कोरोना जैसा विषाणु भविष्य में आता है तो किस तरह से हमें फ्यूचर में विषाणु से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। विषाणु के ऊपर पहले बात बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स का मॉडल थोड़ा सा डिटेल मॉडल है। देखिए, वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंसेस का रिसर्च, जिसको लाइफ साइंसेस का रिसर्च बोलते हैं, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि अगर हम वर्ल्ड की साइंस रिपोर्ट्स को देखते हैं तो केवल 80 लाख साइंटिस्ट दुनिया में हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा, जितने इंस्टीट्यूशंस R&D की ज़्यादा होंगी, तो मैं समझता हूँ कम से कम दुनिया की 1 करोड़ आबादी तो साइंटिस्ट लोगों की होना चाहिए। 8 करोड़ लोग कम से कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहिए। और हर मानव को साइंस के विषय में पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के विषय में पता होना चाहिए, साइंटिफिक लॉज के विषय में पता होना चाहिए। देखिए, दुनिया में धर्म को लेकर अपनी अपनी आइडियाज़ है। जो भी धर्म है वो तो साइंटिफिक नहीं है। धर्म की जो आइडियाज़ है या फिलॉसफी की जो आइडियाज़ है वो कहीं भी साइंटिफिक लॉज में प्रूव नहीं होती है। चाहे वो गॉड की कंसेप्ट हो, चाहे सोल की कंसेप्ट हो, चाहे नथिंगनेस की कंसेप्ट हो, एम्प्टीनेस की कंसेप्ट हो, वाइड की कंसेप्ट हो, या एनलाइटनमेंट की कंसेप्ट हो, ये कहीं भी साइंटिफिक लॉज में प्रूव नहीं होती है। अगर आप फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे तो वो प्रूव नहीं होती, ये बात प्रूव हो गई। फिर भी धर्मों का प्रचार इतना ज़्यादा है दुनिया के अंदर में, अपनी अपनी मान्यता है, लोग मानते हैं तो वो उनका इश्यू है। आई फील समथिंग इज देयर, ये कैमरे में हुआ है, देख लीजिएगा कैमरा। हाँ ठीक है, अभी ठीक हुआ है। तो ये जो बात है, लेकिन साइंस को लेके जितना एजुकेशन और जितना प्रबोधन होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, जितना इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें R&D में आएंगे और पूरे वर्ल्ड के लोग जो है समझेंगे कि साइंस क्या होता है, हमारा एग्जिस्टेंस नेचर में कैसा है, ये कॉस्मोस यूनिवर्स कैसा चलता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। वायरसेस ये रियल थ्रेट है इंसान को थ्रेट शेरों से नहीं, भालुओं से नहीं है, स्नेक से नहीं है, ये पूरी होमोसेपियंस को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन वायरसेस जो है, क्योंकि मिलियंस ऑफ वायरसेस है और उनका जीनोम सीक्वेंस बड़ा डाइवर्स है, तो वायरसेस से इंसान को सही में खतरा है। तो इसलिए ज़्यादा रिसर्च लाइफ साइंसेस में होना चाहिए, वायरोलॉजी में होना चाहिए, DNA साइंसेस में होना चाहिए। जहाँ तक आपने इकोनॉमिक्स की बात कही है कि भाई इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए, तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ऐसे दो अभी तक इकोनॉमिक मॉडल्स थे। तो सोशलिज्म में ग्रोथ का प्रॉब्लम है, कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। यानी सोशलिस्ट मॉडल से ग्रोथ नहीं आती है, क्योंकि रशिया में स्टेट सोशलिज्म फेल हुआ स्टालिन का। उसके बाद चाइना में जो सोशलिज्म था, जो माओ के पीरियड के बाद में आया, तो डेंग ने उसको अमेंड किया, अभी स्टेट कैपिटलिज्म है चाइना के अंदर में। और कैपिटलिज्म से बड़ी विषमता आती है। अगर हम थॉमस पिकेटी को यदि आप पढ़ते हैं, अगर जोसेफ स्टिग्लिट्स को यदि हम पढ़ते हैं, ब्रांको मिलानोविक को पढ़ते हैं, या हम जो क्रेडिट सोसाइटी की रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कैपिटलिज्म में है। तो कैपिटलिज्म के अंदर में कैपिटलिज्म विद वेलफेयर स्टेट, ये एक मॉडल है जो यूरोप में आया। यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म और वेलफेयर स्टेट आया, लेकिन वेलफेयर स्टेट की जो लाइबिलिटीज़ है, हेल्थ की जो लाइबिलिटीज़ है, पेंशन की लाइबिलिटीज़ जो है, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है। तो कैपिटलिज्म में कई मॉडल्स को जो है वो सजेस्ट किया जा रहा है, जिसमें शेयर होल्डर्स कैपिटलिज्म या शेयर होल्डर्स सोशलिज्म भी बोला जाता है। ये भी कुछ मॉडल्स और स्टडीज़ आ रही है। ब्रीफ में कोई भी इकोनॉमिक मॉडल अगर बनाना है तो एक तो वो जो है वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र है, पैसा आप बनाओगे नहीं, पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आप अच्छे से जिंदा नहीं रह सकते। तो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, ह्यूमैनिस्टिक होना चाहिए, यानी मानव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वो इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, और सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम है, और आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी वो जो है एक्सप्लॉयटेटिव ना हो। ये तीन उन चीज़ों में होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, ह्यूमैनिस्टिक होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, और कैपिटलिज्म को ही अमेंड करके जो है ये मॉडल जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा संयुक्तिक होगा।
सर बिंबिसर कामरे जी पूछ रहे हैं कि अमेरिका में जो वंशवाद का केस हुआ था और वहां के पब्लिक ने जिस तरह से उसको अपने देश में उठाया, तो उसमें क्या मॉडल बन सकता है या अपने को कैसे सीखना चाहिए उस कंट्री से? नहीं, यानी अमेरिका में क्या ये जो वंशवाद का प्रॉब्लम है पब्लिक ने जो उठाया, हाँ नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होने चाहिए, पर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स होती है। ये आपकी जो पार्लियामेंट है या जो गवर्नमेंट है या जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट और बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है या बाकी जो गवर्नेंस की जो एजेंसीज है या प्राइवेट सेक्टर है, ये सब जगह जो है रेसिज्म हो या कास्टिज्म जो है वो सब जगह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, यानी ये सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से जो है प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटिक वॉइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, सॉलिडारिटी, यूनिटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये पूरी व्यवस्था के अंदर में इसका सोल्यूशन आना चाहिए, जिस पर मैं ऑलरेडी बोला कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें होना चाहिए। कैपिटलिज्म के मॉडल को अमेंड करने की ज़रूरत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा जो है वो समझने की ज़रूरत है इंसानियत के साथ। सर अखिलेश जी का सवाल था कि हाउ टू कनेक्ट कॉस्मो ह्यूमनिज्म ह्यूमन लिबरेशन। Cosmo humanism is based on science, truth, humanity, and all others. All others means all life forms which exist on the earth or that may be existing outside in the cosmos. So, Cosmo humanism, it's basically about the many laws and multiple solutions of the cosmos, nature, and world. Liberation, if you are speaking from the context of religion or philosophy, then I feel it is an abstract idea. क्योंकि religion of soul, liberation of soul, liberation of mind, these are all abstract ideas which are not proven in science. So if you are speaking liberation, something in the context of enlightenment, whereby we can understand the science of cosmos and the nature, and we can understand nature and humanity in a proper manner, then I feel you are on the right track if as far as cosmo-humanism is concerned. I have written a lot, you see, in brief in this small book. This is the first volume of Cosmo-Humanism, and I feel you can just go through it. It is already available on Amazon also, and I feel that you will get a brief idea. So liberation in the context of religion and philosophy, that is an abstract and subjective thought which is unproven in, you see, science, which is rather unscientific and fallible up to the present prevailing knowledge of the world. But liberation in the context of science and nature and humanity, I feel that what I am speaking in Cosmo-Humanism, that more and more understanding of science and technology has to be there. A lot of, you see, understanding of humanity as we coexist in nature should be developed. Okay, सर इसी को लेकर और सवाल आ रहे हैं, तो सर बहुत से लोग आपको वेरियस स्टेट में बुला रहे हैं कि सर हमारे स्टेट में कब आओगे, क्योंकि मिलना है आपसे, कुछ जानकारी लेना है उनको। तो काफी लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, कोई राजस्थान बुला रहा है, कोई गुजरात बुला रहा है, ऐसे काफी लोगों के। मैं भी मिस कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों से मिलने के लिए मैं भी बेताब हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त तक जो है, शायद जो है अगस्त सितंबर तक ये कोरोना का जो हैवॉक है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और तब तक के हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ग्रीन जोन्स है, जहाँ क्लियर है, आप पार्टी का काम अच्छे से कीजिए, लेकिन जो है हम कोई बड़ी सभा सम्मेलन नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकते, और फिर अब तो मानसून भी स्टार्ट हुआ है, 2 महीना जुलाई अगस्त तक थोड़ा मानसून का भी इफेक्ट रहता है। आई एम ऑल्सो डेस्परेट, मैं भी बहुत ईगर हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। आप लोगों के बीच में मैं स्टेट्स में आता था, आप लोगों से मुलाकात होती थी, बट अभी ये इस तरह का प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो थोड़ा 2-3 महीना और हमको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से 15 दिनों में, 20 दिनों में आप लोगों के बीच में आऊँगा, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस दूंगा, लाइव मैसेजेस दूंगा। तो आप लोग जो हमारा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का फेसबुक पेज है, दी विजय मानकर का फेसबुक पेज है, फिर ट्विटर आया है, फिर एनलाइटन न्यूज़ का जो वीडियो चैनल्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और तब तक प्रैक्टिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आप 5-5 लोग जाकर जो है वो कर सकते हैं। मास्क को ना भूले, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको आप ना भूले। सैनिटाइज़र को ना भूले, हैंड वॉश को ना भूले, और 2 गज की दूरी 6.5 फीट तक जहाँ जहाँ संभव हो उसको बना के रखें। कोरोना हमको आंखों से नहीं दिखेगा, वायरस है, बहुत माइन्यूट लेवल पे, नैनो
लेवल पे जो है इसका बहुत छोटा होता है, मीटर के स्केल में नानो का स्केल बहुत छोटा होता है, वो दिखेगा नहीं, अल्ट्रा रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स में दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि जो दिखता नहीं आँख में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लीज़ अपनी केयर लीजिए और हेल्दी रहिए, और हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, भारत में अच्छा होगा तो मैं आप लोगों के बीच में आने ही वाला हूँ। शायद सितंबर तक अच्छा न्यूज़ आएगा तो उसके बाद मैं आने वाला हूँ। सागर मोटे जी का सवाल था कि सर आप इतने पिटिशंस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को करते हैं या फिर संसद को बिल्स देते हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस, ये बिल, ये सारी चीजें कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर? देखिए 4 मेथड से जिसको अख्तियार करना चाहिए: कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ह्यूमन राइट्स मेथड, डेमोक्रेटिक मेथड एंड मेथड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, सॉरी मेथड्स ऑफ न्यू एज। फिर रिपीट कर रहा हूँ: कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ह्यूमन राइट्स मेथड्स, डेमोक्रेटिक मेथड एंड मेथड्स ऑफ न्यू एज। 4 मेथड्स है जिसको हमको यूज करना चाहिए। जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं बनती, हम गवर्नेंस के पोजीशन में नहीं जाते हैं। देखिए जो पिटीशंस है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में की जाए, हाई कोर्ट्स में की जाए, या चाहे पार्लियामेंट को आप अमेंडमेंट के बिल्स देते हैं, तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका अभी जो प्रिवेलिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं आप अपने स्टेट को, आप अपनी गवर्नमेंट को, अपने पार्लियामेंट को, अपने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को कहीं ना कहीं आप बाइंड कर रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। अब उसमें से कुछ चीज़ों का सोल्यूशन आता है, कुछ चीज़ों का नहीं आता है, पर मेरा जनरल एक्सपीरियंस ये है कि 25-30% जो है वो सोल्यूशन आता है। और अगर बगैर एक MP MLA के अगर 25-30% अगर सोल्यूशन आता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव रेट ऑफ सोल्यूशन है मेरे लिहाज से। और अभी हमने फिर कोरोना केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जो है वो पिटिशंस की है, और आप देखिए अभी धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो 2 केसेस किया। एक इंटरस्टेट माइग्रेशन की जो केस है वो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, और मुझे लगता है दिल्ली के अस्पतालों में जो अभी पोजीशन हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो केस किया। मैं भारत का पहला लीडर था जब मैंने 25 मार्च से, जब 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ तब पिटीशन की तैयारी की, और हमारा पिटीशन, क्योंकि उस समय बहुत डिफिकल्टी थी पिटीशन फाइल करने में, इसलिए थोड़ा लेट हुआ 15 अप्रैल तक। अदरवाइज 8 अप्रैल तक पिटीशन फाइल हो जाती थी, पर उस समय क्योंकि वहाँ तो जाना भी मुश्किल था, ऑनलाइन फाइलिंग थी, इसलिए सब डिफिकल्टीज आई। और मैं पहला लीडर था ये बोलने वाला कि भाई ये तो मास लेवल पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और मास लेवल पर लाइवलीहुड्स का वायलेशन है। ये सरकार ने जो लॉकडाउन किया है विदाउट एडवांस नोटिस किया, विदाउट एडवांस प्रिपरेशन किया, ना खुद प्रिपरेशन किया, ना लोगों को प्रिपरेशन करने दिया, उठाकर 8 बजे आकर जो है मोदी जी ने फरमान जो है वो डिक्लेयर कर दिया, फतवा निकाल दिया। अगर मैं सीधे भाषा में कहूँ कि अभी ये बंद हो जाएगा, फतवा निकाला, बंद कर दिया। और ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का 2005 का मिसयूज है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, और इसलिए जो है ये फंडामेंटल राइट्स के जो जीवन जीने के जो मकसद, जो प्रोविजंस है आर्टिकल 21 के अंदर में या आर्टिकल 19(1) G के अंदर में, तो इसके जो है वो वायलेशंस है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो PIL करना चाहिए। आई एम द फर्स्ट लीडर इन इंडिया जिसने ये बात कही। अभी आप देखिए देर हुआ, फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत लोगों ने बोला, शायद एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लोकुर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को F ग्रेड मिलना चाहिए। ये बात जो है शायद जस्टिस लोकुर ने कहा, बहुत क्रिटिक हुआ। उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद जो है वो पिटीशन किया, और हम वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया, अभी वो डिसीजन दे रहे हैं, और आप देखिए कितने जल्दी जो है वो चीज़ें सॉल्व होने लगी है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट इलेक्शंस। केवल इलेक्शन तक डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पार्टिसिपेशन। Democracy is about participation. Democracy is about rights, dignity and development. Democracy is about, you see, guiding the various institutions and the citizens. तो ये काम जो है मैं ये डेमोक्रेटिक मेथड और ह्यूमन राइट्स की मेथड और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करता हूँ। ये API का जो है वो हमारा जो है वो लाइन ऑफ एक्शन है। मैं समझता हूँ 25-30% इसमें हमको सक्सेस मिलता है। सर अभी आने वाले समय में बिहार और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, MP में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो सीताराम हंसदा जी का सवाल था कि जो इस तरह इलेक्शन आने वाले हैं तो इसके लेकर API क्या तैयारी कर रही है? तैयारी तो जितना पॉसिबल है सब कर रहे हैं। 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है, उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। कैंडिडेट्स देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मिल गए वहाँ सेक्टर और बूथ कमेटीज ये हो रही है। बिहार में बहुत अच्छा API का एक्सपेंशन चल रहा है,
और बिहार में जो है वो 237 सीट्स में हम लोग कितना मैक्सिमम सीट कर सकते हैं और कुछ सीटें जीतने का प्रयास कर सकते हैं क्या, इस पर भी अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार के जो ऑफिस बेरर्स है वो अपने अपने लॉकडाउन के लिमिटेशंस में काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी एपीआई का प्रेजेंस है, तो बिहार में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है, बंगाल में भी लेकिन बहुत ना हो, लेकिन लिमिटेड लेवल पर एपीआई जो है वो ज़रूर जो है वो कंटेस्ट करेगी और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम लोग कंटेस्ट करेंगे और बिहार में हम प्रयास करेंगे कि कुछ सीटें जीते। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी दोनों को दस्तक मिलेगी और वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ सीट हम जीत पाए। ठीक है सर। सर एपीआई का हमने देखा कि पहले से मानना रहा है कि वो किसी जाति, धर्म, पंथ या प्रांत या भाषा या राज्य की पार्टी नहीं है, वो देश के 130 करोड़ लोगों की पार्टी है। तो आप इसको बाकी पार्टियों के साथ कैसे यूनिकनेस बता पाते लोग? अभी 138 करोड़ हो गई आबादी भारत की और मीटर बढ़ ही रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का काम जो है ये नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने पढ़ा है और समझा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये झगड़ा लगाना नहीं है, धर्मों का, जातियों का, भाषावाद का, स्टेट्स का या और भी कई तरीके जो हैं। पॉलिटिकल पार्टी होती है सारे लोगों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके गरिमा के लिए। पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने देश को प्रोग्रेस पर ले जाने के लिए, अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी होती है इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को जो है वो एक फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए, एक साइंटिफिक एंड ह्यूमन वर्ल्ड बनाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियों का ये काम होता है। पॉलिटिकल पार्टियों का काम धर्म, जाति, वंश, भाषा, राज्य ये सब जो है उसका काम नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो बाकी संस्थाएं इसमें जो है वो उलझ जाती है, इससे फ़ायदा क्या हुआ है? आज अगर हम कहें तो धर्मों से दुनिया को क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो कहूँगा कि आज जो है सबसे बड़ा इश्यू है हमारे आगे की मेडिसिन और वैक्सीन का। अब जो लोग घंटी बजा रहे हैं, जो लोग जो है वो पाठ कर रहे हैं, जो लोग सरमन्स दे रहे हैं, जो लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं या कहीं पर जो है और पठन कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या होने वाला है? बताइए आप मुझे। आज ये जो रिलीजन की इतनी बड़ी बात करते हैं कि हम आपको लिबरेशन दिला देंगे, गॉड है, आपको एनलाइटनमेंट दिला देंगे, एक छोटा सा मेडिसिन और वैक्सीन तो वो डेवलप नहीं कर सकते। तो आपका ये जो नॉलेज है बुक्स के अंदर में है, या आप मेडिटेशन करते आंख बंद करके कहते हैं कि भाई लिबरेशन मिलता है, तो ये किस काम का? आपसे एक मेडिसिन तो बन नहीं सकती, एक वैक्सीन तो बन नहीं सकती है। तो मेरा ये सवाल है कि आखिर रिलीजन का रोल क्या है, रिलीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? और अगर जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो रिलीजन का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलता है कहीं पर कॉस्मोस के अंदर में, नेचर के अंदर में। और उसी तरह फिर भाषाओं के झगड़े हैं, क्या उसमें मिलेगा? राज्यों के झगड़े हैं, उसमें क्या मिलेगा? जाति नेचर ने तो बनाया नहीं, नेचर ने तो केवल इंसान बनाया। हम होमोसेपियंस है, ये धरती पर जो हमारा एग्जिस्टेंस है, प्रकृति में जो हमारा एग्जिस्टेंस है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इससे हम लोग बने हैं। डीएनए, आरएनए इसी से बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इससे बना हुआ है, इसी से हम इवॉल्व हुए हैं। तो हमको तो कास्ट तो अननेचुरल है, अनसाइंटिफिक है, जाति तो कहीं है ही नहीं है, रेस है ही नहीं है, हम तो सब होमोसेपियंस है। तो फिर ये जो पागलपन है वो किस लिए? तो मैं समझता हूँ कि ये पागलपन में जो भी संस्थाएं हैं या जो भी लीडर्स हैं, उन्होंने दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है और जो बाकी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी गलत रास्ते पर हैं। तो मैं समझता हूँ एक तो पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं है, दूसरा इन चीज़ों से मानव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश और दुनिया की पहली यूनिक पार्टी है जिसका आधार कॉस्मो ह्यूमनिज्म है, जिसका आधार कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका आधार ह्यूमन राइट्स है और अम्बेडकरिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स है। तो ये अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया का यूनिकनेस है और मैं समझता हूँ कि वो भारत की बेस्ट पार्टी है, दुनिया की बेस्ट पार्टी है। इसलिए सर जैसे एपीआई नीतियों की राजनीति करती है, तो अभी अपने को देखने को मिला है कि कोरोना के मरीज कम करने के बजाय गवर्नमेंट जो बीजेपी जो है वो विपक्ष के विधायक कम करने में लगी हुई है। राजस्थान में कांग्रेस को अपने विधायक छुपाने की नौबत आई है। तो इस तरह की ये पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? ये देश के लिए इन्फेक्शन है ये दोनों, और ये बीजेपी जो है वो इन्फेक्शन है देश के लिए जो है। अरे आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराना चाहते,
तुम्ही उद्धव ठाकरेच्या सरकारला तुम्ही पाडू इच्छिता. त्याच्यासाठी फडणवीस जे आहे ते मंकी जम्प्स करत आहेत. नागपूर ते मुंबई जे आहे माकडासारखे उडी मारत आहेत. तिथे तुम्ही आता मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई. अभी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के भूख नहीं खत्म हुई तो आप राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते, उधर ममता बनर्जी की सरकार को गिराना चाहते. अब उसमें जो है आप जो है कोरोना के तरफ में बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, घंटी बजा दिए लोगों से, लाइट बंद करवा दिए, जो है ताली बजवा दिए बड़ी बड़ी बात पे, एरोप्लेन से जो है आपने फूल गिरवा दिए, क्या क्या नहीं कर लिए. लेकिन जो काम आपको करना चाहिए वो आप उस समय में भी नहीं किया, अभी भी नहीं कह रहे. तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार जो है वो बाकी पार्टियों की सरकारों को और बाकी पार्टियों को समाप्त करना चाहती है. मेरा ये कहना है भारत के लोगों से, अभी बिहार में चुनाव आ रहा है, बंगाल में चुनाव आ रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है. तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट आउट करना चाहिए. जो सरकार लोगों को ऐसे समय में भी 5,000 10,000 रुपये नहीं दे सकती परिवारों को, और ऐसे समय में भी चावल गेहूं के साथ तेल और आपको जो है वो दाल और आपको शक्कर और नमक नहीं दे सकती, जो लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, जो भारत को 8% जीडीपी से 0% के नीचे लेकर आई है, ऐसी कोरोना सरकार को, ये बीजेपी की सरकार जो है ये इन्फेक्शन है भारत में जो है, ऐसी सरकार को जो है अब ये तीन चुनाव के अंदर वोट आउट करने की जरूरत आई हुई है. और मोदी जी को परमानेंटली बद्रीनाथ में उधर ध्यान लगाने के लिए भेजने का समय आया हुआ है. तो वो काम जो है वो करने का समय भी भारत में आ गया. सर एपीआई गुजरात प्रदेश की तरफ से क्वेश्चन आया है कि सर हम लोग उधर आदिवासियों के लिए काफी काम कर रहे हैं एपीआई की तरफ से, तो उसके लिए आप कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे हम लोगों को गुजरात में? हाँ, गुजरात के लिए सर. हाँ, गुजरात में हो या पूरे भारत के आदिवासी हो. भारत के आदिवासी ये तो मूल निवासी है, महान कम्युनिटी है, प्रकृति को मानने वाली कम्युनिटी है, और वो एबोरिजिनल ट्राइब्स है, भारत के इंडिजिनियस ट्राइब्स है, और उस लिहाज से उनका जो राइट है वो सबसे ज़्यादा बनता है. और उस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा ट्राइबल्स लोगों को कि 5th शेड्यूल पर, क्योंकि ये सारा एरिया जो आप कह रहे हैं गुजरात वगैरह का, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का 5th शेड्यूल में है, तो 5th शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा काम करें. पेसा लॉ जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा काम करें. इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF जो है उसमें जो जहाँ जहाँ खदान है वो एक अलग से फंड बनाया गया है कि रॉयल्टी में इतना पैसा सरकार को देंगे जो लोग माइन कंपनी है वो, और इतना पैसा DMF में देंगे, और वो जो माइनिंग एरिया के लोग हैं उनके लिए खर्चा हो गया. माइंस तो जंगलों के आसपास है, ज़्यादातर माइंस आदिवासियों के क्षेत्र में है, तो DMF का फंड बराबर यूज़ हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए. जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, जो ट्राइबल का स्पेशल प्लानिंग केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बरोबर हो रहा है कि नहीं, ग्राम सभाएं बरोबर उसको देखे, ऑडिट करे. और पेसा लॉ के तहत जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कलेक्टर वाली ग्राम सभा के लिए राह देखने की ज़रूरत नहीं, 15 दिन का नोटिस निकाल कर अपना डफली बजाकर जो है अनाउंसमेंट कर ग्राम सभा कर जो है वो जो पेसा लॉ के तहत में जो अधिकार दिए गए हैं उसके ऊपर में जो है वो आदिवासी लोग काम करें. तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा. कहीं मेजर प्रॉब्लम होती है तो आदिवासी के ट्राइबल कमीशन को कंप्लेंट करें, ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है वो कंप्लेंट करें. ज़्यादा अगर एट्रोसिटी की कोई केस होती है तो जाकर डायरेक्टली SP के पास में, कलेक्टर के पास में जो है, या IG और डिविजनल कमिश्नर के पास में जो है वो FIR करवाएं. तो मैं समझता हूँ कि ये सब काम करें और अपनी जल जमीन जंगल को जो है वो बचाने का काम करें. लेकिन इसके लिए संविधान में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है. उसके लिए मैंने 2 बिल ऑलरेडी संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की प्रयास कर रहा हूँ. अगर कोई भी आदिवासी सांसद हो तो वो इसको जल्दी ला सकता है. अगर आपके पास कोई आदिवासी सांसद हो तो मेरे बिल तैयार है. संविधान में आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब घोषित करना होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है. और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजीनियस राइट्स है, जो ILO कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 169th कन्वेंशन है 1989 साल में जो आया, और 2007 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल में, ये दोनों को मिला के जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स है, जो बेसिकली जो ओनरशिप के राइट्स है और कल्चर के राइट्स है, जिसको लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ऐसा 5 चीज़ें बोली जाती है. लैंड यानी ज़मीन का अधिकार पे आदिवासियों का पहला अधिकार है. टेरिटरी यानी 2 स्टेट के बीच में की भी अगर बॉर्डर की टेरिटरी हो लेकिन पहले से आदिवासियों का आने जाने अगर वहाँ रहा हो तो वहाँ उनका कल्चरल एक्सचेंज का राइट है टेरिटरी पर, ये माना गया है ह्यूमन राइट्स में.
तीसरा रिसोर्सेस में सरफेस रिसोर्सेस, सब सरफेस रिसोर्सेस, यानी ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे, ये दोनों के जो रिसोर्सेस है, यानी जैसे ज़मीन के नीचे है खनिज है तो उस पर भी आदिवासियों का राइट बनता है, और ज़मीन के ऊपर जैसे पेड़ पौधे हैं, मवा फूल हैं, पानी है, अगर मछली है तालाब में तो उस पर भी आदिवासियों का अधिकार बनता है। ये सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स है। कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन, कल्चर यानी आदिवासी कौन सी संस्कृति को मानते हैं, ये कोई उस पर आप ये धर्म के हो, वो धर्म के, ये संस्कृति मानो, वो मानो, ऐसा कोई उस पर एनफोर्स नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी नहीं कर सकता। उसकी जो संस्कृति है वो अलग है, भिन्न है, प्राचीन है, वो अपनी संस्कृति को मानने का उसका अधिकार है, ये मानव अधिकारों ने माना। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो अपने आप को क्या कहना चाहता है, मूल निवासी कहना चाहता है, ये उसका अधिकार है, तो ये उसको होना चाहिए। इसके लिए संविधान में एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड जो है संविधान बनते वक्त आना चाहिए था, वो नहीं आया, उस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ किस किस की मिस्टेक है, तो उसको लाने की ज़रूरत है, और ये सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने बिल ऑलरेडी संसद को दे दिया है, और मैं समझता हूँ कि वो जो संसद का जो बिल है, अगर प्राइवेट मेंबर बिल करके भी आता है तो उस पर बड़े पैमाने पर जो है बात आगे बढ़ सकती है। तो ये संविधान में अमेंडमेंट करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके हिसाब से एक बार संविधान में अमेंडमेंट होगा तो कानूनों में अमेंडमेंट होगा। जब तक ये नहीं होता है तो आप पेसा लॉ पे और जो डीएमएफ का जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे और जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है उसके ऊपर में ग्राम सभाओं के माध्यम से ज़्यादा इफेक्टिव काम करें और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करें। पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल की नहीं होना चाहिए, नेशनल लेवल की होना चाहिए। जैसे गोंडवाना है या भारतीय ट्राइबल पार्टी है, अच्छी पार्टियाँ हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय लेवल की पार्टी ये हमें सलूशन नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम नेशनल और इंटरनेशनल है। ये जो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जो बातें हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए पार्टी नेशनल लेवल पर होना चाहिए। तो मैं भारत के तमाम आदिवासियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने तो ये भारत के आदिवासियों को डेडिकेट किया है API को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके बड़ा काम कर सकते हैं।